अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। I'm सादिया अफसाल। एक तवील मुद्दत के बाद आज इंडिया आपको सफारती तन्हाई का शिकार दिखाई देता है और उसकी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। परेशानी क्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, मगरबी सरहद अगर देखें तो वहाँ ऑब्वियसली हमेशा से ही एक तनाव रहा है, और भारत अगर आप अपने मशरकी सरहद को देखता है तो वहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश वो मुल्क है जो एक अरसे तक शेख हसीना के पॉलिसीज़ के बायस अगर ये कहा जाए कि दिल्ली की मुट्ठी में बंद रहा है तो वो गलत नहीं होगा। अब अगर आप देखें तो बांग्लादेश आपको मुकम्मल तब्दील नज़र आता है, वहाँ पे पॉलिसीज़ तब्दील हो रही हैं। ख़ास तौर से शेख हसीना को जिस तरीके से अभी तकरीबन कोई 1.5 बरस पहले वहाँ के तलबा ने, यूथ ने और पूरी अवाम ने जैसे निकाला है एक ऐसी वज़ीर आज़म को जिसने वहाँ के अवाम पे जुल्म के बहुत पहाड़ ढाए हों और रियासती जबर का शिकार बहुत लोग रहे हों, तो यकीनी तौर पे जो वहाँ खुशी मनाई गई, जिस अंदाज़ में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया, वो पूरी दुनिया ने मनाज़र देखे। अब एक बहुत अरसे के बाद शायद भारत को भी मौका मिला है कि बांग्लादेश के साथ दोबारा से अपने ताल्लुकात को नए सिरे से उस्तवार कर सके, जिसकी कोशिश की जा रही है। कैसे? चंद रोज़ पहले बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का इंतकाल हुआ और बहुत बड़ा उनका जनाजा था। अब वहाँ ताज़ियत करने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के ज़ाहिर नुमाइंदे मौजूद थे, तो ऐसे में भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वो वहाँ पे भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो एक खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। किसके पास? तारिक़ुर रहमान के पास। तारिक़ुर रहमान जो हैं वो एक्टिंग चेयरमैन हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के और खालिदा ज़िया के वो बेटे हैं। कुछ ही दिन पहले वो बांग्लादेश आए हैं। अब देखें, जब वहाँ पे शेख हसीना थी तो उन्होंने बहुत लोगों को जिला वतन किया, बहुत लोग जो थे वो एग्ज़ाइल में थे। अब यही खालिदा ज़िया, इनको भी जेल में डालने वाली शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद ने उन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान की कहीं से भी हिमायत करते थे, ख़ास तौर से जब बांग्लादेश बना 1971 में पाकिस्तान के टूटने के बाद, अगर कहीं भी पाकिस्तान के लिए सिंपैथीज़ थी, हमदर्दी थी, हर उस शख्स को उन्होंने या तो जेल में डाला या फिर उनको हमने देखा कि जी सज़ाए मौत सुनाई गई, उनको फांसियां दी गई। और उसमें जमात इस्लामी के भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जमात इस्लामी में ऐसे लोग भी मौजूद थे, बुजुर्ग थे जो चल फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन उनको भी जेलें जो हैं वो भुगतना पड़ी और सज़ाए मौत उनको दी गई। और ये तमाम वो मज़ालिम हैं जिसके बायस अब बांग्लादेश की अवाम और ख़ास तौर से वहाँ की जो यूथ है वो नई वहाँ पे पॉलिसीज़ चाहती है, वो दिल्ली से दूर होना चाहती है। और अब वो बरमला इस पे बात करते हैं कि इंडिया ने एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अगर आप देखें तो बस एक ख़ास सतह पे ही रुके रहे, उससे ज़्यादा बढ़ने की उनको भी शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अब दोनों ममालिक वापस क़ुर्बत आपको नज़र आती है दोनों ममालिक की। भारत से दूर होता बांग्लादेश है और यही वो अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए जिसको वो अवेल करना चाहता है, क्योंकि वहाँ ये सोच पाई जा रही थी ख़ास तौर से शेख हसीना वाजिद के बाद, जिन्होंने ज़ाहिर भारत भागने में ही अपनी आफियत समझी कि काश ऐसी कोई कठपुतली हमें और मिल जाए और अगली हुकूमत भी कठपुतली हो। लेकिन वहाँ पे जो अवाम का गुस्सा है भारत के लिए, उनकी पॉलिसीज़ के लिए, मोदी सरकार के लिए, उसको देखते हुए अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। खालिदा ज़िया के इंतकाल पे ये मौका भारत को मिला। अगर आप देखें तो ये इनके वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जो एक्स पे पैगाम लिखा तारिक़ुर रहमान से मुलाकात करने के बाद, तो एग्जैक्ट अल्फाज उनके ये थे कि आई एक्सप्रेस्ड confidence that Begum Khalida Zia's vision and values will guide the development of our partnership। ये इनका मैसेज था। और आज से 10 बरस पहले जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने और 10 बरस तक हमने देखा कि जो बांग्लादेश की पॉलिसीज़ रहीं उस पर कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस था किसी ना किसी तरीके से। आप आलमी फोरम्स पे देख लें तो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जो हैं वो अपने से ज़्यादा इंडिया की और मोदी सरकार की पॉलिसीज़ को डिफेंड करती हुई दिखाई देती थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो लोगों के सामने हैं, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं। ये वो चीज़ें हैं
جو کہ اب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں بالکل ختم ہو جائیں گی، یا جو سازشیں رچائی جاتی رہی ہیں وہ اب بنگلہ دیش کے عوام کو نہیں فیس کرنی پڑیں گی۔ طارق الرحمان اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایکٹنگ چیئرمین تو ہیں ہی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے، خالدہ ضیاء مرحومہ کے صاحبزادے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے، امکانات بھی ہیں کہ اگلے جو الیکشنز اگلے مہینے ہونے جا رہے ہیں فیب میں بنگلہ دیش میں، اس میں ان کے جیتنے کے بھی چانسز ہیں اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بھی امکانات ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ لوگوں کی سپورٹ ہے۔ جب یہ بنگلہ دیش واپس آئے آپ نے دیکھا کہ ان کے ارائیول پہ کیسے ان کا استقبال کیا گیا، کتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ جو ایک نئی نیشنل سٹیزن پارٹی بنی ہے، جو اسٹوڈنٹس کی ہے، جو یوتھ کی ہے، وہ بھی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے نوجوانوں کو متحرک کیا بنگلہ دیش کے اندر۔ شیخ حسینہ واجد کو نکالنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور جن کے ایک جو سرکردہ رہنما تھے شریف عثمان ہادی، ان کی شہادت بھی ہوئی، اور جیسے وہ پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ان کو دھمکیاں انڈیا سے آ رہی تھی جہاں پہ شیخ حسینہ واجد چھپی ہوئی ہیں، اور ان کے حواری بھی وہاں پہ موجود ہیں جن کو انڈیا جو ہے بنگلہ دیش کے حوالے ابھی تک نہیں کر رہا۔ پھر ایک اور ان کے اسی طریقے سے جو رہنما حسنات ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت باز آ جائے، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور اگر بھارت نے ایسا کیا تو پھر جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں انڈیا کی، ان کی بھی خیر منانی پڑے گی، پھر ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دوسری جماعت ہو گئی، اور تیسری جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ ان تینوں کے حوالے سے یہ گمان ہے کہ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں، اور اس میں بھارت اثر نو اب کیسے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال کرے گا، اس کوشش میں وہ لگا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ اب جو بنگلہ دیش ہے وہ پرانا بنگلہ دیش نہیں ہے۔ آج کا بنگلہ دیش اور آج کی بنگلہ دیشی عوام تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.